अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद काशा खान। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई तादाद यूथ की ख़ास तौर पे बाहर जाने की, पाकिस्तान छोड़ा जा रहा है। बाहर लोगों का रुझान इतना ज़्यादा हो गया है, चाहे वो स्टडी का लिहाज हो या वो अर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन हर कोई चाहता है कि हम यहाँ से बाहर चले जाएँ और बस पाकिस्तान हमने छोड़ देना है। इसी सिलसिले में आज बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सलमान आबिद साहब जो कि एनालिस्ट हैं, इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और अब्रॉड में जाके सेटल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हर साल, यानी हम लास्ट वाले ख़ास तौर पे 2 सालों का अगर सर्वे उठाते हैं तो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो बताइएगा कि वजह क्या है, क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोगों का जो है वो दिल और दिमाग उठ गया है कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं रहना। देखिए, पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां 18 से 35 साल के जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है, एक बात। और इनमें वो बच्चे बच्चियां भी शामिल हैं जो पढ़ी लिखे हैं और वो बच्चे बच्चियां भी शामिल हैं जो नाखानदा हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी तादाद के लिए अगर आपकी रियासत का निज़ाम और आपकी हुकूमत का निज़ाम उनके लिए माशी इम्कानात पैदा नहीं करेगा, माशी मौक़े पैदा नहीं करेगा, तो वो रोज़गार कहाँ से हासिल करेंगे, एक बात। अब आप देखिए ना कि कितनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियां डिग्रियां लेके निकल रहे हैं और कई ऐसे नौजवान हैं जिनकी तालीम ज़्यादा नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत सी स्किल्स हासिल कर ली हैं। लेकिन जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनके पास वो जॉब्स नहीं हैं, वो अपने लिए रोज़गार पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, अगर रोज़गार पैदा हो जाए तो उसमें इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ है, अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं चलता कल रोज़गार रहेगा या नहीं रहेगा। और तीसरा नंबर पे ये है कि एक्सप्लॉयटेशन इतनी ज़्यादा है कि यानी इतने कम तनख्वाह के ऊपर आप 12-12 घंटे लोगों से काम करवाते हैं और आपकी मिनिमम वेज इस वक्त 37,500 है। लेकिन आप मुझे बता दीजिए किसी गार्ड को 37,500 मिल रहा हो, किसी हमारे मीडिया चैनल के अंदर किसी कैमरा मैन को 37,500 मिल रहे हो, आप उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखिए, रोज़गार वहाँ पैदा होता है जहाँ छोटी छोटी सनतें लगती हैं, इंडस्ट्री लगती है, बड़ी सनतें, छोटी सनतें। अब हमारे यहाँ तो सनतें लग ही नहीं रही, बल्कि जो पहले से मौजूद सनतें हैं वो बंद हो रही हैं। अभी आप देखिए, सितारा ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल जो 1953 की है, उसने अपना पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया सारा सिस्टम। तो नया रोज़गार इसलिए पैदा नहीं हो रहा कि आपके यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही। अच्छा, अब रिलायबल क्या है कि जी किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब निकल आए। अब गवर्नमेंट के पास भी जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट भी अब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर ग्रो करता है अगर आप हुकूमत उनको फैसिलिटीज़ दे। यहाँ एनर्जी का क्राइसिस है, यहाँ सिक्योरिटी के क्राइसिस हैं, यहाँ मईशत के क्राइसिस हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें ना तो हमारे यहाँ नौजवानों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अच्छा, अब यही नौजवान जो हैं जिनको आप निकम्मा भी कह लें, जाहिल भी कह लें, कुछ भी नहीं आता इनको, लेकिन जैसे ये बाहर जाते हैं वहाँ ये परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। 12-12 घंटे लेबर करते हैं, कोई रियाल में पैसे कमा रहा है, कोई दरम में कमा रहा है, कोई यूरो में कमा रहा है, कोई डॉलर में कमा रहा है, कोई और दूसरी करेंसियों में कमा रहा है। जब वो पैसे कमाते हैं वहाँ जाके और मेहनत करते हैं तो वो इतने पैसे हो जाते हैं कि उससे वो अपने घर को ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं। हालांकि आप बाहर की दुनिया में भी रोज़गार इतना नहीं है, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो शायद बाहर आपको रोज़गार ना मिल सकेगा। लेकिन अब आप देखिए, पिछले 3-4 साल में जितनी बड़ी तादाद नौजवानों की बाहर गई है, और वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ माशी इम्कानात, माशी मौक़े ना होने के बराबर है। एक बड़ी मार्केट क्रिएट की थी हमने फ्रीलांसिंग की, उसको भी हमने माशाल्लाह इंटरनेट की के अंदर तातुल पैदा करके, उसमें रुकावटें पैदा करके, उसके अंदर बंदिशें लगा के हमने वो कारोबार भी ठप कर दिया है। अब इतने, और ये दुनिया का, पाकिस्तान जो है वो चौथा मुल्क है जो सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग कर रहा था। हमने उसको नुकसान पहुंचाया एक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, क्योंकि हमें इमरान खान की शक्ल पसंद नहीं है, इमरान खान के चाहने वाले पसंद नहीं है, इसलिए पूरे यूट्यूब अपना चैनल्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जब बंदिशें लगा रहे हैं तो उसका नुकसान पाकिस्तान की इकॉनमी को हो रहा है। एक बात, पाकिस्तान से जो नौजवान काम कर रहे थे वो उठ के जा रहे हैं दुबई, सऊदी अरब और बाकी मुल्कों में जाके अपनी जो है ना कंपनियां रजिस्टर करवा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। तो आपके पास तो ना सिक्योरिटी है, ना आपके पास यहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना यहाँ इनेबलिंग इन्वायरमेंट है। तो ये इतना बड़ा टैलेंटेड नौजवान लड़के और लड़कियों का जो ग्रुप है ये कहाँ जाएगा? इसी तरीके से जो लेबर है पाकिस्तान की,
जो मैंने कहा कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर और वो भी जाकर लेबर करना चाहते हैं, वहाँ ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। अगरचे वहाँ हालात मैंने कहा है कमाने के इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रिस्क लेते हैं। और फिर आप ये देखिए कि एक ऐसा ग्रुप भी है जो इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और वो फंस जाते हैं, जाके मुख्तलिफ लोगों को झांसे में आ जाते हैं और वो एजेंटों को पैसे दे देते हैं। फिर वो पता चलता है वहाँ फंस गए और यहाँ फंस गए। यानी पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी तैयार नहीं है अगर कोई बंदा बाहर जाना चाहता है। ये सब अपनी मदद आपके तहत जाके कर रहे हैं। हमारी हुकूमत ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस किस्म की स्किल्स की ज़रूरत सऊदी अरब में है, किस किस्म की स्किल की ज़रूरत दुबई में है, किस किस्म की स्किल की ज़रूरत यूरोप में है। तो जो नौजवान है वो फिर करे क्या, मुझे बताइए ना। अगर आपने उसको 16 साल की तालीम देने के बाद रोज़गार नहीं देना तो वो अपने घर के निज़ाम को कैसे चलाए। फिर आपका तालीमी निज़ाम सबसे बड़ा क्रिटिकल है, वो डिग्री दे देता है, उसके पास स्किल नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब वो स्किल नहीं है तो फिर वो मार्केट में जाता है तो लोग उसको जॉब नहीं रखते। तो ये सारी चीज़ें जो देखें तो इसकी वजह से जो है ना, जो अनसर्टेनिटी पाकिस्तान के अंदर नज़र आती है, तो नौजवान पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर है। ये दिल से नहीं जा रहे, ये उनको पता है। देखिए जब वो जाएंगे वहाँ उनको पता चलेगा कि हालात क्या हैं, मुश्किल हालात हैं, लेकिन यहाँ के मुकाबले में फिर वहाँ पैसे क्रिएट करना, पैसे कायम पैदा करना और कमाना जो है वो ज़्यादा आसान नज़र आता है कंपेयर टू पाकिस्तान। ठीक है, बताइएगा कि क्या कौन से ज़्यादा सेक्टर है, यानी यूथ ज़्यादा जा रही है, एजेड ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब कौन से एज ग्रुप ज़्यादा? 18 से 35 साल के लोग जा रहे हैं, क्योंकि बाहर जब जाएंगे ना लोग, वहाँ लेबर करनी पड़ती है, वहाँ मजदूरी करनी पड़ती है। अब मेरी उम्र का 50-55 साल का बंदा जब वहाँ जाएगा तो वो लेबर नहीं कर सकेगा। इसलिए ज़्यादातर बल्क देखें ना, अगर आप पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जाके खड़े हो जाए तो लोग आपको नज़र आएंगे। और बड़ी मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, जो लोग सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं ना, वो नौकरियाँ छोड़ के भाग रहे हैं, अपनी नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं, गोल्डन शेक हैंड लेके नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ रोज़गार के लिए। उनको कह रहे हैं तुम बाहर जाके सेटल हो जाओ, हम बाद में आ जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिन लोगों के पास रोज़गार है वो मुल्क छोड़ रहे हैं और जिनके पास रोज़गार नहीं है वो फिर मुल्क क्यों नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारी इस रियासत की पॉलिसी, हमारी हुकूमतों की पॉलिसी, हमारे इस मुल्क का ताकतवर तबका जो है वो तो नौजवानों के बारे में सोचता ही नहीं है। हम तो समझते हैं नौजवान दहशतगर्द हैं, नौजवान इंतहा पसंद हैं, नौजवान जो है वो टेररिस्ट बन गए हैं, नौजवान गैर मुल्की एजेंट बन गए हैं, नौजवानों को आता कुछ नहीं है, उनको सवाए गालियाँ बकने के अलावा हमारे पास हुकूमत के पास कुछ नहीं है। तो जब आप उनको कुछ दे भी नहीं रहे तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि वो यहाँ से फ़रार का रास्ता इख्तियार करें। और बाहर जाने के लिए 35-40 लाख रुपए लगते हैं। एग्जैक्टली मैं यही आपसे पूछने लगी थी कि बाहर जाने के लिए भी तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन एक पर्सन, एक यूथ, एक बच्चा 18 साल का है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो किस तरह से जाए? वो जाता इस तरह से ना, वो अपनी माँ का जेवर बेचता है, कोई मकान गिरवी रखवाता है, कोई कहीं से कर्जा पकड़ता है। अगर उनके पास इतने बड़े पैसे हों तो फिर वो यहाँ पे कारोबार ना करना शुरू कर दें। अच्छा, फिर यहाँ पे कारोबार अगर कोई करना चाहता है 30-35 लाख से, तो उसको माशाल्लाह इदारे जो हैं इतना ठगते हैं, उसके ऊपर फला टैक्स लगाते हैं, उसके ऊपर फला पाबंदियाँ लगाते हैं, जकड़बंदियाँ लगाते हैं। वो बेचारा जो है ना रिश्वतें मांगते हैं आके इदारे जो है, वो कहता है यार भाड़ में जाए कारोबार, मैं वैसे बैठ जाता हूँ। और इसी वजह से फिर ये जो बेरोज़गारी है, इसने नौजवानों में मनशियात का इस्तेमाल, इवन देखें अब हम लड़कों की बात नहीं कर रहे, लड़कियों के अंदर मनशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आप कॉलेजेस लेवल पे देखें, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे देखें, आपको लड़कियां नज़र आएंगी जो बाकायदा नशा करते हुए नज़र आ रही हैं, सिगरेट पीते हुए नज़र आ रही हैं। चाहे वो उन्होंने स्टार्ट शुगर मेले में किया हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फ़रार का रास्ता जो है ना मिल जाता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। और एक और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मैं कुछ 4 पैसे कमा भी रहा हूँ तो मेरी कमाई और मेरे अखराजात में इनबैलेंस आ गया है। मेरी तनख्वाह अगर 40,000 रुपये है तो मेरे अखराजात 60-70 हज़ार रुपये के हैं, उसको कैसे कवर करूं? तो ये जो बिजली के बिल, फिर गैस के बिल, इसका प्रेशर हमारे नौजवानों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना तो वो फिर अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो मैरिड लाइफ स्टार्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि आपके पास फिर हर लड़की की डिमांड होती है कि उसको अपना घर होना चाहिए, वो कहाँ से घर लेके देगा। तो आप एक ऐसी कंडीशन और एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं हुकूमत जो है हमारी, कि उनके पास कुछ नहीं है। यानी अब आपने कहा हम एंटरप्रेन्योर्स मॉडल के तहत नौजवानों को कर्जा देना चाहते हैं। वो जब कर्जा लेने जाते हैं तो वो कहते हैं आप बताइए आपके पास फला ज़मानत कोई दे। अब मैं क्यों किसी की ज़मानत दूं कि मैं इस बंदे की 20 लाख की या 10 लाख की ज़मानत दूं, कहीं फंस जाऊंगा कल। तो आप उनके साथ वैसे तो कहते हैं कि हम कंडीशन देना चाहते हैं। अच्छा, आप मोटर बाइक बांट रहे हैं, आप लैपटॉप बांट रहे हैं, वही नौजवान उठा के लैपटॉप जाके ये हफीज़ सेंटर के अंदर बेच देते हैं, 4 पैसे कमा लेते हैं उससे। यानी आपके पास कोई जामे इकनॉमिक पैकेज नहीं है जो नौजवानों को नए रोज़गार के साथ जोड़ सके, नई इंडस्ट्री के साथ जोड़ सके, नई इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जोड़ सके। ना वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी आप करना चाहते हैं, लोगों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वो जब आप इनको सियासी बुनियादों पे डील करेंगे
तो उसका नतीजा फिर यही मिलेगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, क्या हल है, किस तरीके से हम इन वजूहात को कम से कम कर सकते हैं, या हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एक एज एन इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं? देखें, इंडिविजुअली तो बंदे को खुद करना है, अपने लिए रास्ता निकालना है। हुकूमत पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करेगा तो वो मारा जाएगा। एक बात बताऊँ, छोटे छोटे कामों से अपने काम का आगाज़ करना है। कोई बड़ी वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलेगी आपको, कोई गाड़ी वाली जॉब नहीं मिलेगी, कोट पैंट टाई लगा के जॉब नहीं मिलेगी। छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करना है। एक बात, हुकूमत को ये करना चाहिए कि वो नौजवानों को बिला सूद कर्जे दे और हर तरह की उनके ऊपर जो कंडीशन बाहर जो पाबंदियाँ उनको ख़त्म करे और छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगाए। आप बांग्लादेश की मिसाल लेना, आप श्रीलंका की मिसाल लें, आप नेपाल की मिसाल लें, आप हिंदुस्तान की मिसाल लें, ये हमारे हमसाए ममालिक है ना, वहाँ गली गली के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है। छोटी छोटी गलियों के अंदर लोगों ने छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, उनको प्रमोट करते हैं, वो टैक्स एग्जम्प्टेड होती हैं, उनको टैक्स नहीं लगता। आप छोटी इंडस्ट्रियों को फ़रोग दें, छोटे कारोबार को फ़रोग दें। अब ये देखिए ना, बाइकिया वाले जो हैं ये नौजवान कारोबार कर रहे हैं ना, ये ऊबर वाले जो मोटरसाइकिल कर रहे हैं ना, लेकिन अब आपने इंटरनेट की बंदिश करके और उसमें तातुल पैदा करके उनके कारोबार को भी नुकसान पहुंचा दिया। आपने पांडा के जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचा दिया। जो डिजिटल कनेक्टिविटी है, और आजकल मैं आपको बताऊं, रोज़गार जो है वो उन्हीं को मिलेगा जो डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेंगे। और अब रिवायती जॉब ख़त्म हो रही हैं, डेस्क वर्क ख़त्म हो रहा है, टेबल वर्क ख़त्म हो रहा है। अब आप देखिए, कोविड के बाद ज़्यादातर लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम हो रहा है ना। तो इसलिए ये चीज़ें देखने के लिए अभी हम 5G की बजाय 5.3 में फंसे हुए हैं, और हम अभी तक कोई डिजिटलाइजेशन सही तरीके से कर नहीं पा रहे। बच्चों को कहते हैं आप ऑनलाइन क्लासेस लें, तो पता चलता है 4 का नेट चल रहा है, 4 का नेट नहीं चल रहा। तो ये जो प्रॉब्लम स्टेट की तरफ से आ रहे हैं, अगर अब हुकूमत ने इन पे तवज्जो नहीं देनी, और ख़ास तौर पे मैं कहूँ कि जो छोटी छोटी सनतें हैं ना, जो सनतें लगाना चाहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स एग्जम्पशन दे, ताकि वो लगाएं सनतें। वो पैसा देखिए ना, वो जाके पैसा लगा रहे हैं दुबई में, वो पैसा लगा रहे हैं बाहर जाके दूसरे मुल्कों में। वो पाकिस्तान में इसलिए नहीं लगाना चाहते कि पाकिस्तान के हालात आप उस तरह से बना नहीं रहे। अब आप कह रहे हैं बाहर से लोग सरमायादार आएँ, भाई बाहर से लोग क्या आएंगे आपके, तो पाकिस्तान के अंदर से लोग सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक जामे पैकेज के तहत नौजवानों को बिल्ड करना पड़ेगा। तालीमी निज़ाम को तरबियत के साथ साथ स्किल्स के साथ जोड़ना पड़ेगा, और स्किल्स के साथ ऐसी स्किल्स जो मार्केट को ज़रूरत है। और अब आप देखिए, इतनी तेज़ी से स्किल्स तब्दील हो रही हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, उससे आगे जाएंगे 2-4 महीनों बाद, 6 महीने बाद कोई नया इल्म आ जाएगा। तो आपने बच्चों को उस तरह से ट्रेन करना है कि वो मार्केट के अंदर एक्सेसिबल हो। फिर हमारी तालीम का निज़ाम और इंडस्ट्री के दरमियान कोई लिंक ही नहीं है। इंडस्ट्री को कुछ और लोग चाहिए, तालीम हम कुछ और पैदा कर रहे हैं। तो ये जो गैप आ गया ना, इस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास कोई मैनेजमेंट सिस्टम इस वक्त हुकूमत के पास नहीं है, और वो सिवाय नौजवानों को गालियां बकने के अलावा कुछ नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल स्पोकन। बट क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है और हमें सेशन को वाइंड अप करना है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारी आपने गुफ्तगू की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट हुआ होगा। जो लोग जाना चाहते हैं जाएँ ज़रूर, लेकिन अपने लिए छोटे छोटे स्टेप्स करके जाएँ। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो ही आप फर्दर जो है अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, कैरियर को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन का राइट है कि वो अपने कैरियर को लेकर जो है वो कॉन्शियस भी हो और सिक्योर भी हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।